नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों भादरा आसपास की उन तमाम खबरों का जो छोटी बड़ी और कुछ धमाकेदार खबरें भी हैं। वो सारी खबरें आपको दिखाएंगे दोस्तों। गोकशी से जुड़ी हुई भादरा की टेंशन बढ़ाने वाली भी खबरें हैं और बाढ़ संघ में भी दोस्तों गोकशी को लेकर तूफान मचा है। वो भी किस चीज़ को लेकर मचा है वो भी आपको बताएंगे। और दोस्तों, विधायक बलवान पूनिया सहित अनेकों ऐसी खबरें हैं जिन सभी खबरों की आज विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। और बाबा रामदेव जी से जुड़ी हुई, उनके वंशज से जुड़ी हुई भी बहुत बड़ी एक खबर है, वो भी आपको बताएंगे। रामगढ़ संयुक्त किसान मजदूर संघ द्वारा बैठक करके दोस्तों एक ज्ञापन तैयार किया गया और वो ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा गया। और दोस्तों, आश्चर्य की बात है ये है कि उस मांग पत्र में, उस ज्ञापन में अनेकों ऐसी मांगे हैं किसानों की, जिन मांगों को देखकर, और जो सर्वप्रथम आपको मांग बताऊंगा उसको देखकर आपको कुछ याद आएगा। दोस्तों, ये पहली मांग है चुनावी घोषणा, जो कि 2018-19 के अनुसार राज्य में किसानों का समस्त कर्जा माफ़ करने की जो मांग थी वो कर्जा माफ़ किया जाए। दोस्तों, आपको याद आ गया होगा जब चुनाव हुए थे और चुनाव से पूर्व में जो राहुल गांधी ने 1 से 10 तक जो गिनती गिनते हुए कहा था कि मात्र 10 दिनों में राजस्थान का कर्जा बिल्कुल माफ़ किसानों का, तो ये मांगे अभी तक तो 4 वर्ष होने को है, पूरी नहीं हुई किसानों का। और आज जब दोस्तों एक ज्ञापन में ये मांग हमने देखी तो अनायास याद आ गया कि ये भी एक मांग थी, किसानों की एक मांग भी थी और घोषणा थी कांग्रेस के घोषणा पत्र में राहुल गांधी द्वारा की गई। तो दोस्तों, इसके साथ ही बिजली बिलों में पारदर्शिता रखने की भी मांग इसमें रखी गई है और मीटरों को बदला जाए जो कि खराब मीटर है। बार बार ये मांगे बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले जो नेठाणा में धरना प्रदर्शन चल रहा है दोस्तों, उसमें भी लगभग कमोबेश से यही मांगे हैं। और इसके अलावा कोरोना काल के तमाम बिलों को माफ़ किया जाए दोस्तों, ये भी मांग है। और गोवंश में जो लंपी वायरस की रोकथाम को लेकर भी दोस्तों दवा है, चिकित्सा है और अनेक इस प्रकार की सहायता है वो उपलब्ध करवाने की मांग भी की गई है। और इसको महामारी घोषित करने की मांग की गई है ताकि मृत पशु रखने वाले जो गोपालक है, जिनका दोस्तों एक प्रकार से जो परिवार पालन का जो पूरा का पूरा जरिया था वो भी गोपालन की मृत्यु के साथ ही गोवंश की समाप्त हो गया, उन पर गंभीर संकट है, उनको उचित मुआवजा दिया जाए, ये मांग भी इसके अंदर है। और दोस्तों, जो बरसात के अंदर फसल खराब हुई है उसकी तुरंत क्रॉप कटिंग करवाई जाए, ये मांग भी है। और बकाया फसल बीमा क्लेम तुरंत दिया जाए और अमर सिंह ब्रांच नहरों के वरीयता क्रम की गड़बड़ी बंद करके पानी की चोरी की जो रोकथाम है वो की जाए। और इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो बहुत ऐसी अनेकों किसानों से जुड़ी हुई मांगे हैं और इन मांगों को उठाने वाले जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनमें गिरधारी लाल सिंगाठिया, बसंत बेनीवाल, बलवीर खिचड़, रामेश्वर सांगर, चंद्रसेन खाती, सुभाष सांगर, सोनू भार्गव, नथुराम सोनी के अलावा सुचित बाम्बू, राधाकृष्ण भार्गव, संजय मांझू आदि अनेकों किसान लोग उपस्थित रहे। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें रामगढ़ की एक अन्य न्यूज़ को, तो दोस्तों रामगढ़ वासियों ने मुख्यमंत्री के नाम एक और अन्य ज्ञापन भी कल सौंपा था नायब तहसीलदार को, जिसमें मृत गोवंश जो कि लंपी वायरस से पीड़ित गोवंश है, उन सभी गोपालकों को मुआवजे की मांग एक अलग से कल जो ज्ञापन सौंपा गया था और महामारी घोषित करने की मांग भी की गई थी। और आश्रित जो कि पशुपालन पर आश्रित ऐसे तमाम परिवार जो थे, उन सभी परिवारों को उचित मुआवजा मिले, ये इसको लेकर जो कि दूध बेचकर अपना पालन करते थे दोस्तों, ऐसे परिवारों पर बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है, एक रोजी रोटी का संकट आन पड़ा है। तो दोस्तों, इसको लेकर कल भी एक ज्ञापन दिया गया था। आज उस ज्ञापन में सुधार करते हुए अनेकों मांगों को शामिल करते हुए एक आंदोलन का रूप अख्तियार करता हुआ ये दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें कुछ और अन्य खबरों की, तो बलवान पूनिया को दोस्तों, जो कि भादरा के
महान समाज सेवी थे नंदलाल सिंह राठौड़, बलवान पूनिया ने एक सौगात दी है उस परिवार को और चौक बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी घोषणा है। नंदलाल सिंह राठौड़ दोस्तों एक बहुत बड़ा नाम थे भादरा का, और जल पिलाने के लिए, जो कि आपको याद होगा रेलवे स्टेशन के ऊपर सवारियों को जो आने वाले जाने वाले लोग थे, मुसाफिर थे, उनको जल पिलाने का कार्य सदैव करते थे और हर उस समाज सेवी कार्यों में भाग लेते थे। और दोस्तों जब घर से वो निकलते थे तो स्काउट की, क्योंकि स्काउट मास्टर भी रह चुके थे, वो स्काउट की ड्रेस पहनकर निकलते थे और बच्चों को बेहद प्यार स्नेह दुलार देने वाले वो शख्स थे। और ऐसी महान शख्सियत का भादरा में चौक होना ये एक गौरव वाली बात भी है। तो दोस्तों कहाँ बनेगा इसका चौक अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन बलवान पूनिया ने इनके चौक की घोषणा करके इस परिवार को आशावादी उम्मीदों से एक प्रकार से भर दिया है। तो चौक की घोषणा कब होगी, कहाँ होगी, किस प्रकार से होगी, इसको देखना बाकी है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अब गोवंश प्रकरण की, जिस प्रकार से भादरा क्षेत्र में एक चिंता का सबब बना हुआ है। दोस्तों गोकसी का जो 11 जुलाई की घटना हुई थी, उसके बाद में लगातार दोस्तों धारा 144 अभी तक लगी हुई है और 8 दिनों तक कर्फ्यू भी लगा था चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी में। और उसके बाद में जो पहले धरना चला था, उस धरने को भी पुलिस बल द्वारा जबरन खदेड़ दिया गया और 123 से अधिक लोगों के विरुद्ध दोस्तों मुकदमे दर्ज किए गए थे। गिरफ्तार भी 60-70 लोगों को किया गया था और उनकी ज़मानत को लेकर पेचीदगियां भी सामने आई थी और ऐसे अनेकों घटनाक्रम है। उसके दौरान बार संघ द्वारा भी एक घोषणा की गई थी कि इन गोकसी के जो अभियुक्त है, क्योंकि गोकसी की रिपोर्ट जो FSL रिपोर्ट में वो पॉजिटिव आई थी, उसके बाद में क्षेत्र में गुस्सा लोगों का देखा गया और बार संघ भादरा ने सर्वप्रथम पहल करते हुए दोस्तों एक प्रस्ताव लिया था। उस प्रस्ताव में कहा गया था कि जो गोकसी के आरोपी है उनकी पैरवी भादरा संघ का कोई अधिवक्ता नहीं करेगा, ये प्रस्ताव लिया था। उसके बाद में उनकी अंतरिम जमानत को लेकर अदरी चली एडवोकेट द्वारा दोस्तों अर्जी दी गई थी। और आज बता दें हम, बड़ा घटनाक्रम हुआ है, मजिस्ट्रेट द्वारा ये अंतरिम जो जमानत की अर्जी थी उसको खारिज भी कर दिया गया है। तो दोस्तों उसको लेकर भी बार संघ में भी एक बवाल मचा है, तूफान सा आया है और वकील जो है वो एक प्रकार से बार संघ में अपना विरोध भी दर्ज करवा चुके हैं। वो गुटों में बंट चुका है एक प्रकार से बार संघ भादरा। तो निर्वाचन अधिकारी को बार संघ के सदस्यों द्वारा एक पत्र भी लिखा गया और 2 पदाधिकारियों ने इस्तीफा भी दिया गया। बेशक कोई वहाँ उनकी मोहर वगैरह नहीं थी, लेकिन ये इस्तीफा दिया गया बताया और इस प्रकार की चर्चाएं भी है। और उसमें लिखा गया कि पूर्व मीटिंग में जिस प्रकार से गोकसी की घटना हुई थी उसमें अभियुक्तों की पैरवी नहीं करने को लेकर बार संघ द्वारा जो डिसीजन लिया गया था दोस्तों उसको लेकर था, उसका उल्लंघन हुआ बताया गया और उसके उल्लंघन करने पर बार संघ अध्यक्ष द्वारा और बार संघ द्वारा कोई कदम नहीं उठाने पर अध्यक्ष के विरुद्ध ही दोस्तों असंतोष प्रकट करते हुए जो है 2 सदस्यों द्वारा इस्तीफा सौंपा गया। उनमें राजेश नेहरा जो पुस्तकालय अध्यक्ष है और राममूर्ति ताखड़ जो कि सह सचिव के पद पर निर्वाचित हुए थे। तो उन दोनों द्वारा इस्तीफा देने की चर्चा बार संघ में चली और दोस्तों इसमें बैठकें भी हुई थी। एक बैठक 6/9 को हुई थी, इसी महीने 6 तारीख को हुई थी और एक और बैठक भी 6/9 को हुई थी दोस्तों, जिसमें इसमें तो इस्तीफा सौंपा गया था बैठक के दौरान बार संघ निर्वाचन अधिकारी को। उस बैठक में प्रस्ताव लिया गया था, बड़ी संख्या में वकीलों ने हस्ताक्षर भी उस पर किए थे। उस बैठक के जो प्रेस विज्ञप्ति जो एक जारी की गई थी उसमें, और उसमें भी प्रस्ताव ये लिया गया था कि जो पूर्व में प्रस्ताव लिया गया था अभियुक्तों को, जो गोकसी के अभियुक्त है उनकी जमानत, उनकी पैरवी कोई अधिवक्ता नहीं करेगा, उसका उल्लंघन हुआ है और उल्लंघन होने पर हम जो है वर्तमान 2022 की कार्यकारिणी का बहिष्कार करते हैं। दोस्तों बहिष्कार का भी
डिसीजन इसमें लिया गया और प्रस्ताव पास करके नई कार्यकारिणी का भी निर्णय लेते हैं। तो दोस्तों इस घोषणा पर, इस प्रस्ताव पर बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर भी थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों, बार संघ बादरा में भी घमासान मचा है। दोस्तों संघ जो होता है, बार संघ जो है, आप किसी वकील को अगर कोई अलग जाकर अपना किसी का केस लड़ता है या इस प्रकार की कोई घटना करता है तो उसको बाध्य नहीं कर सकती। ये एक कड़वा सच है दोस्तों। ज़रूर आपने प्रस्ताव लिया है, उससे आप पल्ला झाड़ सकते हैं, उसको आप जो है अलग थलग कर सकते हैं वकीलों से, अधिवक्ताओं से, लेकिन उसको किसी प्रकार से मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि वकीलों का ये जो पेशेवर संघ एक प्रकार से बना होता है, इसको पेशेवर संघ भी हम कह सकते हैं, और सभी वकीलों की एक प्रकार से हितों की रक्षार्थ ये संघ बनाए जाते हैं और समस्याओं का समाधान इसमें अधिवक्ताओं की, सभी वकीलों की भी होता है। और भारतीय न्याय गरिमा को एक प्रकार से बरकरार रखने की जिम्मेवारी भी ऐसे संघ पर होती है और हर नागरिक तक दोस्तों न्याय पहुंचाने की भी जिम्मेवारी इस बार संघ की होती है। और इस बार संघ में इस प्रकार का घमासान दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल भी खड़े करता है और जल्द से जल्द बार संघ के अध्यक्ष द्वारा और बार संघ के सभी सदस्यों द्वारा, वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा बैठक करके इसका उचित समुचित समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों गोकशी की जो घटना हुई है उसमें कमोबस कस्बा क्षेत्र में लगातार तनाव भी बरकरार है। धारा 144 भी अभी तक नहीं हटाई गई है दोस्तों। तो ये भी एक बहुत बड़ा नासूर बनकर पिछले काफ़ी लंबे समय से भादरा को दोस्तों विचलित और व्यथित किए हुए हैं। तो क्या होगा इसमें आगे, और कल जो 9 सितंबर को जो मुस्लिम समाज ने एक प्रकार से धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी, ज्ञापन 2-3 बार दिए गए थे, 2 दिन पूर्व भी एक ज्ञापन मुस्लिम समाज द्वारा सौंपा गया और स्थिति को स्पष्ट करने की मांग की। दोस्तों मुस्लिम समाज जो है स्थिति को स्पष्ट करने की मांग बार बार कर रहा है, सीबीआई जांच की मांग भी कर रहा है और यही कमोबस हिंदू पक्ष द्वारा भी किया जा रहा है कि प्रशासन स्थिति को स्पष्ट करे और सीबीआई इसकी जांच भी की जाए। तो इसमें कतई कोई गलत चीज़ तो नहीं है, धरना प्रदर्शन करना तो सबका अपना अपना अधिकार है, लेकिन क्षेत्र की शांति व्यवस्था बहाल हो और भाईचारा कायम रहे, इसको लेकर ज़रूर ये विषय दोस्तों संवेदनशील विषय है और इसी को लेकर बार संघ भी संभल कर और पूरे मतलब संभलते हुए ही इसकी बारीकियों का अध्ययन करते हुए कोई डिसीजन लेने के लिए विचार कर रहा है। ऐसा अध्यक्ष द्वारा आज हम अध्यक्ष से मिले भी थे, उन्होंने कहा भी जल्दी हम इस घटना का समाधान भी करेंगे, ऐसा आश्वासन हमें अध्यक्ष सुनील बेनीवाल द्वारा बार संघ के जो है उनके द्वारा कहा गया। देखते हैं दोस्तों बार संघ अध्यक्ष द्वारा किस प्रकार से इसका समाधान किया जाता है और पूरा प्रकरण जो भादरा में बार संघ के चलते या गोकशी के चलते और जो धारा 144 लगी है उसके चलते जो चर्चाओं का विषय बना हुआ है उसको किस प्रकार से विराम मिले, तो इन सारी घटनाओं पर हमारी लगातार नज़रें बनी रहेगी। कल क्या होता है इसके ऊपर भी हम आपको बराबर इसके समाचार जो है वो बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों रामगढ़िया के काशीराम जाट पुत्र मोहर सिंह द्वारा एक पत्र लिखा गया, प्रार्थना पत्र सरपंच महोदय को, रामगढ़िया के सरपंच महोदय को, और जिसमें आरोप लगाया गया था कि गांव के भी 10 JGW के पूर्वी और की जो स्थिति है, फिरनी की जो आम रास्ता होता है, वहाँ बड़ी संख्या में अवैध अतिक्रमण करके आम रास्ते को, जो फिरनी का रास्ता है, उसको रोका गया है और उस बड़ी संख्या में ऐसे लोगों का नाम भी दोस्तों इस पत्र में, ज्ञापन में जो है दिया गया है और मांग की है कि इस फिरनी के आम रास्ते को अतिक्रमणधारियों से मुक्त करवाया जाए। तो इसी के साथ दोस्तों एक अन्य घटना भी मैं आपको बताऊं तो नगर पालिका परिसर में कल दोस्तों एक शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मनोनीत 6 पार्षदों का, जो 6 मनोनीत पार्षद है उन सभी पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उस शपथ ग्रहण समारोह में दोस्तों विधायक बलवान पूनिया भी मौजूद रहे, उन्होंने संबोधित भी किया इस अवसर पर। और जो
चेयरमैन प्रतिनिधि है रफ़ीक कुरैशी, वो भी वहाँ मौजूद थे और सभी 6 मनोनीत पार्षद, अनेकों पार्षद भी इसमें उपस्थित रहे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो 6 मनोनीत पार्षद हैं जिन्होंने शपथ ली गोपनीयता की, उनमें अमित ढिलकीवाला, किरण जोरड, इसके अलावा असलम नसवान, सीपी जोशी और सुमित उजैनिया और सिकंदर खान, ये 6 पार्षद बनाए गए थे, मनोनीत किए गए थे। उन सभी को शपथ दिलाई गई। और उधर दोस्तों एक नगर पालिका में धरना प्रदर्शन किया गया, विपक्षी पार्षदों द्वारा धरने पर बैठ कर नारेबाजी की गई। बड़ी संख्या में यहाँ पार्षद थे। नंदलाल सैनी वार्ड नंबर 4 के पार्षद, मांगीलाल गोयल, दयानंद खोखेवाला, हरिप्रकाश, बलवंत सैनी, प्रेम प्रकाश जोरड के अलावा असलम एडवोकेट, पूनम वर्मा, विशाल गोयल, रामस्वरूप मिस्त्री, युवराज, गौरव सोनी आदि अनेकों पार्षद थे विपक्ष के। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे वार्डों में भेदभावपूर्ण नीति अपनाकर कार्य नहीं किए जाते। और उधर दोस्तों एक ज्ञापन अधिशासी अधिकारी को ठेकेदारों द्वारा दिया गया, नगर पालिका के ठेकेदारों द्वारा, और उसमें आरोप लगाया गया कि वार्ड नंबर 4 के पार्षद नंदलाल सैनी द्वारा ठेकेदारों के साथ, कर्मचारियों के साथ जो है अभद्र व्यवहार किया गया, गाली उनके द्वारा निकाली गई, उनके साथ अभद्रता की गई। ऐसा आरोप लगाते हुए कहा गया कि हम बहिष्कार करते हैं वार्ड नंबर 4 में किसी भी कार्य का, हम किसी भी कार्य को नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये कैसी अटपटी खबरें आ रही है। ठेकेदारों द्वारा ज्ञापन दिया जाता है कि हम फला वार्ड में कार्य नहीं करेंगे, और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को ये ज्ञापन दिया जाता है। जबकि मैं आपको स्थिति बताऊं उस वार्ड की, तो उस वार्ड में पिछले काफ़ी महीने से सड़कें जाम है दोस्तों। गड्ढे, एक सुरंग का, जो सड़कों के नीचे सुरंग का, हमने एक समाचार आपको वार्ड नंबर 4 का दिखाया था। ऐसी स्थिति है इस वार्ड में, और एक जगह नहीं कई जगह। एक करशन बलदेव शर्मा के घर के पास भी इसी प्रकार की स्थिति है, और उनको दुरुस्त नहीं किया जा रहा है लंबे समय से। ऐसे में पार्षद से क्या उम्मीदें रख सकते हैं आप? और दोस्तों इसकी हम कवरेज भी दिखाएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। ठेकेदार यहाँ सही है, नगर पालिका यहाँ सही है। दोस्तों ठेकेदारों का इसमें कतई वो नहीं है। नगर पालिका यहाँ जैसा कि आरोप लगा रहे विपक्षी पार्षद की भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है, तो क्या नगर पालिका यहाँ भेदभाव कर रही है? इसीलिए यहाँ लंबे समय तक कार्य ही नहीं हो रहे। सड़कें टूटी है, किसी प्रकार से जो सड़क सीवरेज की खामियों की वजह से, जलदाय विभाग की लीकेज की वजह से धंस चुकी है, उन सड़कों को बनाया ही नहीं जा रहा है। आखिर क्यों, स्थिति क्या है, इसकी कवरेज करके हम दूध का दूध, पानी का पानी इस वार्ड से भी जाकर कल प्रयास करेंगे आपको इसकी संपूर्ण कवरेज दिखाने की भी। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें ऐसी उटपटांग खबरों सहित एक और खबर की हम बात करें, तो बादरा क्षेत्र में दोस्तों दर्जनों ऐसी गलियां हैं जहां अब वर्तमान में सड़कें बैठ चुकी है, चाहे वो जलदाय विभाग के लीकेज पाइपलाइनों के चलते हुई है या फिर सीवरेज की लापरवाहियों के चलते, जो नीचे थोथ रखी गई, जो पैमाने के साथ कार्य नहीं किया गया, जो जमावट करके सड़क को नहीं बनाया गया, उसके चलते रहा हो। ऐसी स्थितियां बादरा की दर्जनों गलियों में हैं। तो क्या कहेंगे आप इन खबरों को? और इसके अलावा एसपी सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में दोस्तों लोगों ने ज्ञापन सौंपा मुख्यमंत्री के नाम, जिसमें मांग की गई फसल बीमा क्लेम को लेकर, और नहरी पानी सप्लाई जो व्यथित है बादरा नौर का क्षेत्र का पानी पंजाब हरियाणा द्वारा रोका गया उसको लेकर, और जो झूठे मुकदमे दर्ज किसानों पर किए गए हैं उनके ऊपर से वो मुकदमे वापस लिए जाए, और प्रतिदिन 8 घंटा बिजली उपलब्ध करवाई जाए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बिजली की क्या स्थिति है किसानों को, गाँवों को, ग्रामीण क्षेत्रों में। और बकाया चकबंदी, मरबाबंदी का कार्य पूर्ण किया जाए, ये मांग भी है। और लंपी वायरस से जो गायें, गोवंश मर रहा है दोस्तों, उनका सारा खर्चा सरकार उठाए और सरकार उसकी तत्परता से व्यवस्था करे, ऐसी मांग भी है। और इसके अलावा दोस्तों राजस्व प्रकरणों का निस्तारण करे आदि आदि अनेकों मांगे जो एसपी सिंह है हमारे नेता बादरा के, उनके द्वारा ये मांगे उठाई गई है दोस्तों।
इसके अलावा हम बात करें लंपी स्किन डिजीज से बीमारी की, दोस्तों आज भी हमने एक कवरेज की जो हिसार बाईपास पर जो विवेकानंद कॉलेज है उसके पास में एक बाड़े की पूर्व में भी हमने कवरेज की थी। 60-70 गोवंश में जो है लंपी स्किन डिजीज़ के मामले पाए गए थे, गंभीर बीमारियां, और गोवंश तड़प कर मर रहा है दोस्तों। और ये मैं एक खबर आपको बताऊं तो बादरा क्षेत्र में अधिकारी का आंकड़ा तो कोई ज़्यादा नहीं होगा मौत का, लेकिन 6000 से अधिक गोवंश बादरा क्षेत्र में, बादरा तहसील क्षेत्र में अब तक दम तोड़ चुका है इस वायरस से दोस्तों। और मैं इसी प्रकार से गोवंश की आपको खबर बताऊं तो 10 लाख संक्रमित बताए जा रहे हैं राजस्थान में पूरा गोवंश, जबकि ये संख्या दोस्तों बहुत बड़ी हो सकती है। ये 20 से 30, 40, 50 लाख गोवंश या पशु धन तक भी हो सकती है। 43,000 से अधिक मौतें दिखाई गई है। वो मौतें मैं आपको बताऊं तो दोस्तों एक खबर आपने आज स्थानीय एक अखबार में भी पड़ी होगी। 50,000 से अधिक तो दोस्तों बीकानेर क्षेत्र में गोवंश ने दम तोड़ चुका है। और कमोबश यही स्थिति जोधपुर की है, कई वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं और ड्रोन से ली हुई पिक्चरें आप देखें तो गायों को किस कदर दोस्तों खुले में फेंक दिया गया है। और जिन गायों को दफनाया जाता है मिट्टी में दोस्तों उनकी कहीं खबरें नहीं है, वो कितनी बड़ी संख्या में है। तो इससे आप मृतक पशुओं का अंदाज़ा लगाया जा सकता है दोस्तों। और मैं मृतक पशुओं के बारे में आपको बताऊं तो नागौर में 6000 से अधिक पशुओं के मृत होने की आधिकारिक आंकड़े की दोस्तों घोषणा है। इसके अलावा बीकानेर में आधिकारिक आंकड़ा 23,600 का ही है, जबकि गंगानगर में 4,578 का, चूरू में 2784 का मात्र, और जोधपुर में 3434 का ही है, जबकि हनुमानगढ़ में मात्र 3108 का है। जबकि मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों यहाँ के गौ सेवकों ने भी इसको स्वीकार किया है। और राजेंद्र फौजी पूर्व समाज सेवक दोस्तों उन्होंने भी स्पष्ट कहा और आरोप लगाया कि 6-7 हज़ार से अधिक गोवंश बादरा क्षेत्र में अब तक दम तोड़ चुका है इस बीमारी से। और उन्होंने मांग भी की दोस्तों, वहाँ लगभग अब 22 गायें थी जो सभी संक्रमित थी और उनकी सेवा कर रहे हैं दोस्तों गोवंश जो गो प्रेमी है वो भी। और उन्होंने मांग की कि हरा चारा यहाँ पहुँचाया जाए। वो कवरेज आप ज़रूर देखिएगा, एक शानदार 0 पॉइंट धरातल से ली हुई वो कवरेज थी, आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप अगर दानदाता है तो आपको समझ आएगा कि दान किस प्रकार से देना है, कहाँ देना है। हरे चारे का दान की मांग कर रहे हैं दोस्तों। और सबसे ज़्यादा मांग हो रही है गोवंश की सेवा करने वाले गोपालकों की। ऐसे गो सेवक आगे आए जो गो सेवा कर सके दोस्तों। दान बड़ी संख्या में आया, उन्होंने हमें दिखाया भी, गोपालकों ने। राजेंद्र हमें मौके पर मिले जो कि पूर्व रिटायर्ड फौजी हैं दोस्तों और शानदार गौ सेवक के रूप में उभर कर क्षेत्र में आए हैं। और तारानगर के भी कुछ ऐसे लोग थे दोस्त 1.5 वर्ष से यहाँ रह रहे थे, वो गौ सेवा में लिप्त। और दोस्तों किस प्रकार से आप बताया गया राजेंद्र फौजी द्वारा कि बादरा क्षेत्र के जो अन्य गौ सेवक है वो ऐसी सेवा के लिए आगे नहीं आ रहे, दान दक्षिणा जो है वो खुल कर दे रहे हैं। तो ये भी एक सेवा है दोस्तों, क्योंकि कोई शारीरिक श्रम करके अपनी सेवाएं प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन वो धन, गुड़, राशन, चारा, गेहूं आदि देकर अपनी सेवाएं कर सकते हैं दोस्तों। और ऐसा ही एक प्रकरण सरदारपुरा जो बासड़ा है दोस्तों, वहाँ से 40 क्विंटल गेहूं की ग्रामीणों ने भेजी दोस्तों, गौ भक्तों ने, गौ प्रेमियों ने भेजी, जो कि राजेंद्र फौजी है जो गौ सेवक है, उन्होंने ये कहकर वो गो जो है गेहूं थी वो नारायण धाम गौशाला में भेज दी, जो कि गरीब गौशाला है दोस्तों, क्योंकि उनके पास ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि इस गौ का सदुपयोग कर सके। और उनके पास मात्र इस वक्त 22 ही गोवंश है जो पीड़ित है, और लोग उनके पास छोड़कर भी जा रहे हैं, गाँवों से भी, शहरों से वो लेकर भी आ रहे हैं। गलियों में जो ऐसे संक्रमित गोवंश उनको मिलते हैं, तो दोस्तों ऐसे गो प्रेमी भी बैठे हैं जो 40-40 क्विंटल गेहूं भी एक गांव से भेज रहे हैं दोस्तों। उनमें मैं आपको बताना ज़रूरी हो जाता है, ये गोरक्षक टीम है और इसमें जगमोहन कड़वासरा, विक्रम बेनीवाल, सुरजीत बेनीवाल के अलावा वीरू वर्मा, प्रदीप कुमार, मनोज कुमार, राकेश कुमार, मोहनलाल, सज्जन कुमार और सुजैन सिंह, धर्म सिंह, हरदेव सिंह, विकास कुमार, सोमवीर नायक और मनदीप कुमार, दिलीप कुमार, इसके अलावा बलदेव बेनीवाल, विनोद कुमार, जगदीश कुमार, राजेश कुमार, अजीत कुमार और अपली
कुमार दोस्तों अनेकों ऐसे जो गो प्रेमी हैं जिन्होंने इस प्रकार का दान भी दिया है। तो हम दोस्तों साधुवाद देते हैं उनको साफ संदेश भारत के माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों जिक्र करें सचिन पायलट का भी कल जन्मदिवस धूमधाम से मनाया गया था और लगभग 22 विधायक उनके निवास स्थान पर पहुंचे थे, जिनमें से 7 ऐसे विधायक थे जो गहलोत गुट के माने जाते और जो पीछे संकट आया था, जो सचिन पायलट ने बगावत की थी, उस समय वो गहलोत के साथ खड़े थे। लेकिन इस बार बधाई देने के लिए पहुंचे हैं सचिन पायलट के निवास स्थान पर, तो कहीं ना कहीं गहलोत की चिंता बढ़ाने वाली ये खबर है। और 7 सितंबर को दोस्तों कल शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, ये 5 महीने में 3500 किलोमीटर तक चलेगी, 12 राज्यों में इसका सफ़र होगा। और दोस्तों मैं आपको बताऊं तो 2024 के चुनावों को लेकर भी ये कवायद है। और उधर दोस्तों नीतीश कुमार भी 2024 के चुनावों को लेकर थर्ड फ्रंट बनाने पर अग्रसर है और इस थर्ड फ्रंट को फ्रंट मेन फ्रंट नाम दिया जा रहा है। दोस्तों मुख्य संगठन, मुख्य दल इसको नाम दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम कामयाब होंगे। लेकिन दोस्तों इसमें सभी दल अपने अपने मुख्य पर पीएम पद के दावेदार जो है पेश कर रहे हैं, तो स्थितियां पेचीदा है। और हम दोस्तों आगे कल आपको ज़रूर इसमें एक नई कवरेज आपको बताएंगे। और रामदेवरा में जिस प्रकार से हमने कवरेज की थी, ज़रूर हमारे आप जो चैनल के ऊपर है वो ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको कुछ अच्छी चीज़ें भी मिलेगी। दोस्तों उसमें जो बाबा रामदेव जी महाराज जो थे, लोक देवता बाबा रामदेव जी, उनके जीवन से जुड़ा हुआ और उनके वंशज के जो 18वीं पीढ़ी के जो वंशज थे उनके आनंद सिंह तंवर, दोस्तों उनसे हमारी मुलाकात भी हुई थी जब हम बाबा के दरबार में गए थे और उनका हमने एक इंटरव्यू भी लिया था, साक्षात्कार भी किया था और कुछ ऐसी रोचक बातें भी उन्होंने बताई थी। कल विस्तार से उनका हम जो है विश्लेषण भी कल की 7 बजे के बुलेटिन में करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो जल्दी से आपको बताते हैं दोस्तों, क्षेत्र में रामलीलाओं का मंचन अब जल्दी प्रारंभ होने वाला है। रिहर्सल जोर शोर से चलने लगी है और आज शाम को दोस्तों आदर्श रामलीला कमेटी की भी एक अहम बैठक है और दोस्तों इसमें डिसीजन लिया गया है कि अब तेज़ी के साथ रिहर्सल की जाए और जल्द से जल्द रामलीला के मंचन की तैयारियों में व्यस्त हो जाए। तो आज दोस्तों संभवतः कार्यकारिणी का भी गठन हो सकता है और नया अध्यक्ष भी रामलीला कमेटी, जो आदर्श रामलीला कमेटी हाथीपुरा है, उनको मिल सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों जो समिति, रामलीला समिति की सबसे बड़ी रामलीला है, उसकी भी रिहर्सल लगातार चल रही है, समीक्षा बैठकों का दौर जारी है और आदर्श रामलीला कमेटी की भी अब तक 3 से 4 बैठकें हो चली है। तो दोस्तों ये अब रिहर्सल का क्रम चल रहा है और कस्बे में संभवतः 2 बड़ी रामलीला तो होगी और कई छोटी रामलीला भी 3 से 4 की संख्या में और होती है, जो वार्डों की रामलीला जिनको कहा जाता है। तो रामलीलाओं का दौर भी अब शुरू हो चला है। और दोस्तों आज के लिए 7 बजे के बुलेटिन में इतना ही। 8 सितंबर को आज क्या विशेष दिवस है दोस्तों? आशा भोसले जो कि लता मंगेशकर की बहन है, उनका आज ही के दिन 1933 को जन्म हुआ था। उनका जन्म दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है और पूर्व प्रधानमंत्री, भारत की एक प्रकार से आयरन लेडी माने जाने वाली इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी का भी आज ही के दिन 1960 को निधन हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1966 से हुई और लगातार अनवरत रूप से अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है पूरे विश्व में मनाया जाता है। और गिरिराज सिंह जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, 1952 में उनका आज के दिन जन्म हुआ था। और भारत के सबसे महंगे, सबसे वरिष्ठतम और सबसे दोस्तों चर्चाओं में रहने वाले एडवोकेट राम जेठमलानी का आज के दिन 2019 को निधन हुआ था। उनकी जो पुण्यतिथि है वो उनके परिवारजन, उनके चाहने वाले हैं, वो मना रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अब जल्दी से आपको मौसम का मिजाज बताते हैं। 8 सितंबर को आज 37 से 38 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा
और लगातार 38-39-40 डिग्री टेम्परेचर रह रहा है। और दोस्तों गर्मी का सा एहसास एक बार पुनः होने लगा है। 4 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल रही है और 50 से 60% बादल आसमान में छाए हुए थे। मौसम की कहीं भी कोई चेतावनी नहीं है और रात्रि को भी इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा। 9 सितंबर को कल 30 से 36 डिग्री टेम्परेचर और दोपहर को 38 से 39 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। शाम को 33 से 37 डिग्री और 11 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। हवाएं तेज़ चलेगी, इसलिए गर्मी से कुछ राहत भी आपको महसूस होगी। और दिन में 47 डिग्री, दोपहर को 34 और देर शाम को पुनः 23 डिग्री जो डिग्री टेम्परेचर है वो दिखाई एक प्रकार से बादल जो है दोस्तों वो आसमान में आपको छाए हुए दिखाई देंगे। सुबह 47 डिग्री, दोपहर को 34 डिग्री तापमान बादल और 23% बादल जो है देर शाम को आपको दिखाई देंगे। रात्रि को भी इसी प्रकार से 30 से 35% बादल जो है वो दिखाई देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बुलेटिन में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। सब संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।